बहुत बारी ऐसा होता है जब पुलिस वाले बगैर कोई रीज़न बताए या बगैर किसी कारण के आप लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं। मतलब किसी भी आदमी को रैंडमली वो गिरफ्तार कर लेते हैं, पर ना ही वो कोई ठोस वजह बताते हैं गिरफ्तार करने का, और ना ही मतलब कोई कारण ऐसा सेटिस्फाइंग कोई कारण देते हैं कि जिससे कि वो आप लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं तो क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं ऐसा। तो आगे पूरे पॉडकास्ट में आपको इसके बारे में डिटेल से जानकारी मिलेगी, पर मैं आपको पहले ही 3 ऐसे क्वेश्चन बता देना चाहता हूँ जो पूरे पॉडकास्ट में सबसे मेजर क्वेश्चन है। अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारी सीखने को मिलेगी। तो सबसे पहली जो हमारी मतलब जो सबसे पहला वाला क्वेश्चन है वो है कि गिरफ्तारी के समय एक आम नागरिक के पास कौन से महत्वपूर्ण कानूनी अधिकार होते हैं। तो अगर जैसे कि कोई पुलिस वाला आपको गिरफ्तार कर रहा है तो आपके पास कौन सा महत्वपूर्ण कानूनी अधिकार है, ये आपको जानने को मिलेगा। दूसरा, अगर पुलिस बिना कारण बताए पकड़ ले तो मुफ्त कानूनी सहायता और जमानत कैसे प्राप्त कर रहे हैं। मुफ्त कानूनी सहायता और जमानती के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये पूरे पॉडकास्ट में आपको सुनने को मिलेगा। 24 घंटे के नियम और मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से आप इस पूरे पॉडकास्ट में सुनेंगे। तो अब पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के साथ मैं पूरा पॉडकास्ट सुनूंगा, तो बगैर किसी डिस्टर्ब के चलो पॉडकास्ट शुरू करते हैं। सोचिए कि एक बिल्कुल आम दिन है। कोई इंसान अपना काम खत्म करके किसी कैफे से निकल रहा है। सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा है और अचानक से एक पुलिस की जीप आकर सामने ब्रेक मारती है। हाँ, ये तो किसी को भी डरा देने वाली सिचुएशन है। बिल्कुल। 2 पुलिस वाले उतरते हैं और उस इंसान को गाड़ी में बैठने को कहते हैं। अब ऐसे में किसी का भी दिल जोर से धड़कने लगेगा। दिमाग में पहला ख्याल क्या आएगा? या तो यहाँ से भाग जाओ या फिर उनसे लड़ो और बहस करो। राइट। सही कहा। एकदम नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट है ये, फ्लाइट या फाइट रिस्पॉन्स जिसको हम कहते हैं। हाँ, वही। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि उस डर से भरे मोमेंट में सिर्फ एक सेंटेंस, एक छोटी सी लाइन बोलने से सामने खड़े उन ऑफिसर्स को लीगली रोका जा सकता है। आज हम उन्हीं लीगल डॉक्यूमेंट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल रिसर्च का एक गहन विश्लेषण कर रहे हैं। और ये बहुत जरूरी डिस्कशन है क्योंकि ये एक परफेक्ट सर्वाइवल गाइड बन सकती है किसी के लिए भी। एग्जैक्टली। आज हमारा मिशन यही है कि हम उन राइट्स को, उस इनविजिबल शील्ड को समझें जो सिस्टम ने हमें दी तो है, पर उसको एक्टिवेट करने का मैजिक स्पेल हमें नहीं पता। मैजिक स्पेल, हाँ, ये अच्छा वर्ड है क्योंकि जब यूनिफॉर्म सामने होती है ना, तो एक आम इंसान की साइकोलॉजी बिल्कुल बदल जाती है। घबराहट में पैनिक करना ही सबसे पहला रिएक्शन होता है। सही बात है। तो चलिए इस इमेजिनरी सिनेरियो को ही थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए कोई आम नागरिक उस कैफे के बाहर खड़ा है, पुलिस पकड़ने आई है, हाथ पैर फूल रहे हैं। पहला इंस्टिंक्ट तो यही आएगा ना कि उनसे बहस की जाए। बिल्कुल आएगा कि मैंने क्या किया है, मैं नहीं जाऊंगा आपके साथ। लेकिन हमारी रिसर्च यहाँ क्या कहती है, इस पहले क्रिटिकल मोमेंट में सबसे सही अप्रोच क्या होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहला नियम जो सुनने में तो बहुत आसान लगता है पर उस ग्राउंड रियलिटी में फॉलो करना सबसे मुश्किल होता है, और वो है कि भागो मत और लड़ो मत। अच्छा, मतलब बिल्कुल फिजिकल रेजिस्टेंस नहीं दिखाना है। बिल्कुल नहीं। फिजिकल रेजिस्टेंस या गुस्से में आकर आर्ग्यू करना सिचुएशन को हमेशा बिगाड़ता है। कानून कहता है कि उस वक्त एकदम शांत रहना है और सिर्फ एक लाइन बोलनी है, मुझे मेरा वकील चाहिए और मुझे ऑफिशियल रीजन बताइए कि मुझे क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। वेट, सिर्फ इतना बोलना काफी है? टेल मी द रीजन। मेरा मतलब है, क्या वाकई पुलिस इतनी छोटी सी बात सुनकर रुक जाएगी वहां पर? उनको रुकना पड़ेगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 22(1) एकदम क्लियर टर्म्स में कहता है कि पुलिस को किसी भी व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी का कारण यानी ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताना ही पड़ेगा। ये उनकी ड्यूटी है। ओह वाओ! तो अगर वो रीजन नहीं बताते हैं तो क्या होगा? अगर वो बिना कारण बताए फोर्स करके ले जाते हैं तो राइट देयर विद इन सेकेंड्स वो एक्शन एक इलीगल अरेस्ट बन जाता है। कानूनी भाषा में गैर कानूनी गिरफ्तारी। इलीगल अरेस्ट, ओके। तो मतलब वहां खड़े होकर अरेस्ट का रीजन मांगना एक हक है। जी। इसको अगर मैं एक नॉर्मल सिचुएशन से कंपेयर करूं, जैसे अगर कोई किसी दुकान पर जाकर कुछ खरीदता है तो बिना बिल या रिसीट देखे कोई भी दुकानदार को पैसे तो नहीं देता, राइट? स्पॉट ऑन। ये बहुत ही सटीक एग्जाम्पल दिया आपने। हाँ। तो फिर बिना ऑफिशियल रिसीट या कारण जाने कोई अपनी आजादी किसी को कैसे दे दे?
लेकिन एक ग्राउंड रियलिटी का क्वेश्चन भी है यहाँ पर। अक्सर देखा गया है कि पुलिस खुद से आकर ये लाइट्स किसी को नहीं बताती। बिल्कुल सच है ये। तो अगर कोई सामने से रीजन मांगे तो उनका क्या रिएक्शन होता है? ये जानकारी मांगना प्रैक्टिकली इतना जरूरी क्यों है? अब वो जो रिसीट वाला एग्जाम्पल आपने दिया ना, वो इस सिचुएशन को परफेक्टली एक्सप्लेन करता है। देखिए, रियलिटी ये है कि सिस्टम इस चीज का फायदा उठाता है कि ज्यादातर लोग अपने अधिकारों को लेकर अवेयर नहीं होते। जानकारी की कमी होती है लोगों में। वही तो, पुलिस के लिए एक डरावा इंसान को हैंडल करना बहुत आसान होता है। लेकिन आर्टिकल 22(1) सिर्फ एक रिटन रूल नहीं है, ये वहां पर पावर डायनामिक्स को तुरंत शिफ्ट कर देता है। पावर डायनामिक्स शिफ्ट होती है, थोड़ा और प्रैक्टिकली समझाइए ना, ये कैसे होता है? जैसे ही कोई उनकी आंखों में देखकर बोल्डली ग्राउंड ऑफ अरेस्ट मांगता है, तो गेम वहीं पर चेंज हो जाता है, क्योंकि उस एक लाइन से सामने वाले को यह मैसेज जाता है कि जिसको अरेस्ट किया जा रहा है वो एक डरावा सस्पेक्ट नहीं है। अच्छा, वो एक जागरूक नागरिक लगने लगता है। एग्जैक्टली। वो एक अवेयर सिटीजन है जिसको सिस्टम पता है। यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर्स को तुरंत समझ आ जाता है कि भाई इस इंसान के साथ कानून के दायरे से बाहर जाकर डील नहीं किया जा सकता। एक तरह से उन्हें उनकी लीगल बाउंड्रीज याद दिलाई जा रही होती हैं। ये तो सच में एक मैजिक स्पेल जैसा ही काम कर रहा है। तो सिर्फ एक सिंपल डिमांड से ये क्लियर हो गया कि रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। चलिए, अब मान लीजिए अरेस्ट का रीजन बता दिया गया, या थोड़ी फोर्स यूज करके व्यक्ति को पुलिस स्टेशन ले गए। हाँ, जो कि अक्सर होता ही है। अब सीन शिफ्ट होता है लॉकअप या इंटरोगेशन रूम में। 4 पुलिस वाले सामने खड़े हैं और तबातोड़ क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। ऐसी प्रेशर वाली सिचुएशन में सर्वाइवल स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? यहाँ पर दूसरा सबसे बड़ा लीगल हथियार काम आता है, और वो है चुप रहने का अधिकार। राइट टू रिमेन साइलेंट। राइट टू रिमेन साइलेंट। हाँ, सेक्शन 161 सीआरपीसी और कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 20 क्लॉज 3 ये क्लियर प्रोटेक्शन देता है। एक व्यक्ति डायरेक्टली कह सकता है कि मैं अपने वकील के बिना कोई भी जवाब नहीं दूंगा, और ट्रस्ट मी, पुलिस फिजिकली या मेंटली किसी को जवाब देने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। होल्ड ऑन, एक सेकेंड। चुप रहने का अधिकार। देखिए, हॉलीवुड मूवीज में हमने बहुत सुना है कि अरेस्ट होते ही वो लोग कहते हैं यू हैव द राइट टू रिमेन साइलेंट। हाँ, मूवीज में तो ये लाइन बहुत कॉमन है। पर्दे पर ये बहुत कूल भी लगता है, लेकिन अगर हम असल इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो अगर कोई इंटरोगेशन रूम में खड़ा है, ऑलरेडी डरा हुआ है, और ऊपर से वो बोले कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा, एक आम निर्दोष इंसान का पहला रिएक्शन तो यही होगा ना कि वो चिल्ला चिल्ला कर अपनी सफाई दे। ये बहुत वैलिड पॉइंट उठाया आपने, है ना? हर निर्दोष इंसान तो अपनी इनोसेंस प्रूव करने की कोशिश करेगा वहां पर, तो चुप क्यों रहना चाहिए? देखिए, ये एक बहुत ही नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट है। जब कोई निर्दोष होता है तो वो हमेशा अपनी सफाई देना चाहता है, बोलना चाहता है कि मैं वहां नहीं था या मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन एक लीगल और हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में यही सबसे बड़ी ट्रैप बन सकती है। ट्रैप बन सकती है? वेट, सफाई देना ट्रैप कैसे हो सकता है अगर मैं सच बोल रही हूं तो? क्योंकि पुलिस कस्टडी का जो एनवायरनमेंट होता है ना, वो डिलिबरेटली प्रेशर और स्ट्रेस वाला बनाया जाता है। वहां इंटिमिडेशन का यूज होता है, डर का माहौल होता है, मेंटली तोड़ने की कोशिश होती है। बिल्कुल। उस घबराहट और डर में एक निर्दोष इंसान भी ऐसी बातें बोल सकता है जिसके मल्टीपल मीनिंग्स निकाले जा सकें, या ऐसी छोटी डिटेल्स मिस कर सकता है जिसको बाद में ट्विस्ट करके उसके ही खिलाफ पेश किया जा सके। ओह, मतलब आपकी ही बातों को घुमाया जा सकता है। वही तो, जो भी बोला जाता है उसको रिकॉर्ड करके आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 इसी साइकोलॉजिकल रियलिटी को मानता है। ये रूल खुद के ही खिलाफ गवाही देने से, यानी सेल्फ इंक्रिमिनेशन से रोकती है नागरिकों को। अच्छा, तो मतलब चुप रहने का मतलब ये नहीं है कि कोई अपना गुनाह मान रहा है, क्योंकि अक्सर लोगों को लगता है कि अगर कोई चुप है तो जरूर गिल्टी होगा, उसने कुछ गलत किया होगा तभी तो बोल नहीं रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है हमारी सोसाइटी में। चुप रहने का मतलब गिल्ट एक्सेप्ट करना बिल्कुल नहीं होता। उसका सिंपल सा मतलब है, मैं इस वक्त मेंटली और लीगली ऐसी पोजीशन में नहीं हूं कि मैं बिना किसी लीगल एक्सपर्ट की गाइडेंस के ऑफिशियल स्टेटमेंट्स दूं। ये एक संवैधानिक सुरक्षा है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। हाँ, बस एक ढाल है आपकी, सफाई तब दीजिए जब आपका लॉयर आपके साथ बैठा हो। ओके, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। स्ट्रेस में आके कुछ गलत बोल देना जिससे केस पूरा खराब हो जाए, उससे तो लाख गुना अच्छा है शांत रहना। बिल्कुल। लेकिन एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम और आती है दिमाग में। किसी ने वहां कह दिया कि आई वॉन्ट माई लॉयर, पर अगर उसके पास पैसे ही नहीं है या किसी वकील का नंबर उसको याद नहीं है, अचानक से उस लॉकअप के अंदर वकील कहाँ से आएगा? ये एक बहुत ही लेजिटिमेट चिंता है, और इसीलिए ही हमारे देश में लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 बनाया गया था।
इसके तहत मुफ्त वकील पाना एक फंडामेंटल अधिकार है हर नागरिक का। मुफ्त वकील, पर वो मिलेगा कैसे उस वक्त? सरकार ने इसके लिए एक स्पेसिफिक हेल्पलाइन नंबर बनाया है। नंबर है 5100 15100। अगर किसी के पास अपना वकील नहीं है तो वो अरेस्ट होने के बाद पुलिस से स्ट्रांगली डिमांड कर सकता है। डिमांड कर सकता है कि मुझे फोन करने दो। हाँ, वो कह सकता है कि मुझे इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करने दिया जाए या फिर आप मुझे एक सरकारी वकील प्रोवाइड कीजिए, ये उसका हक है। तो लॉकअप के अंदर से ये 15,100 नंबर डायल करने की डिमांड की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है, लेकिन यहाँ एक कैच भी है। ये सुविधा खुद चलकर किसी के पास नहीं आती। पुलिस सामने से आकर मेन्यू कार्ड की तरह ये ऑप्शन आपको ऑफर नहीं करेगी कि लीजिए फ्री लॉयर चाहिए क्या। राइट, वो तो चाहेंगे ही नहीं कि लॉयर आए। एग्जैक्टली। कानून ने हक दिया है पर उसको इन्फोर्स खुद करवाना पड़ता है। जब तक आप असर्टिवली फ्री लीगल एड की डिमांड नहीं करेंगे तब तक वो सिस्टम एक्टिवेट नहीं होता आपके लिए। सही बात है, ये डिमांड करना अनिवार्य है। तो अब तक के पहले फेज में पैनिक कंट्रोल हो गया, हमने रीजन पूछा और चुप रहकर लॉयर की डिमांड भी की। अब इन रूल्स और सेक्शंस के अलावा पेपर वर्क का क्या रोल है? पेपर वर्क का रोल बहुत बड़ा है इसमें, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स हम देख रहे हैं उसमें कागजी कार्यवाही पर बहुत फोकस किया गया है। अगर कोई पुलिस कस्टडी में है तो क्या गारंटी है कि अरेस्ट ऑफिशियली रिकॉर्ड हुआ भी है या नहीं? वही सबसे बड़ा डर होता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई इंसान लॉकअप में बंद हो और बाहर की दुनिया के लिए वो बस गायब हो गया हो, उन्हें पता ही ना हो। ये हिस्टोरिकली एक बहुत बड़ा और सीरियस इशू रहा है हमारे देश में। इसीलिए सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए सेक्शन 41B CRPC को लाया गया। इसको आम भाषा में हम अरेस्ट मेमो कहते हैं। अरेस्ट मेमो, इसका प्रैक्टिकल काम क्या होता है वहां पर? ये बेसिकली एक फिजिकल पेपर डॉक्यूमेंट होता है। जब पुलिस किसी को अरेस्ट करती है तो उनको उस पेपर पर क्लियरली लिखना होता है कि किस टाइम, किस एग्जैक्ट जगह से और किस रीजन से अरेस्ट किया गया है। ओके, पूरी डिटेल्स होती हैं उसमें। हाँ, और सिर्फ इतना ही नहीं, उस पर अरेस्ट करने वाले ऑफिसर के सिग्नेचर होते हैं, अरेस्ट होने वाले व्यक्ति के सिग्नेचर होते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट वहां मौजूद किसी फैमिली मेंबर या रिस्पेक्टेबल विटनेस के सिग्नेचर भी होते हैं। आई सी। इसका मतलब अगर मैं इसको एक एवरीडे चीज से कंपेयर करूं तो क्या ये किसी ऑनलाइन पार्सल की ट्रैकिंग आईडी जैसा है? ट्रैकिंग आईडी। हाँ, अच्छा कंपैरिजन है। जैसे अगर हम कोई ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और उसमें ट्रैकिंग आईडी ना हो तो पार्सल सिस्टम में कहाँ घूम रहा है किसी को नहीं पता चलता। सेम वे अगर अरेस्ट मेमो नहीं बना तो ऑफिशियल सिस्टम के हिसाब से तो वो इंसान उस लॉकअप में है ही नहीं। एकदम सही पकड़े आप। एक जीता जागता इंसान सिस्टम में पूरी तरह गायब हो सकता है बिना इस मेमो के। बिल्कुल, ट्रैकिंग आईडी वाली तुलना बहुत सटीक है यहाँ। अगर अरेस्ट मेमो नहीं बना तो ऑफिशियली कोई अरेस्टेड नहीं है, वो बस इलीगली डिटेन्ड है वहां। और इस सिस्टम को और सिक्योर करने के लिए ना एक और रूल है, सेक्शन 50A। सेक्शन 50A में क्या दिया गया है? इसके तहत पुलिस पर यह लीगल जिम्मेदारी डाली गई है कि अरेस्ट होने के तुरंत बाद वो व्यक्ति के परिवार वालों को या उसके किसी कॉन्टैक्ट को खुद इन्फॉर्म करें। ओह, उन्हें खुद बताना पड़ेगा? हाँ, उन्हें ऑफिशियली बताना पड़ेगा कि अरेस्ट कहाँ और क्यों हुआ है। अरेस्ट हुआ इंसान ओपनली डिमांड कर सकता है कि मेरे घर वालों को बताना आपकी ड्यूटी है और आप अभी उन्हें कॉल लगाइए। कोई पेपर वर्क नहीं हो रहा तुम्हारा, उस वक्त क्या किया जाए? ये बहुत कॉमन सिनारियो है। पुलिस आनाकानी तो कर सकती है ना इस सब में? हाँ, प्रैक्टिकली ऐसी सिचुएशंस बिल्कुल आती हैं, लेकिन यहाँ बस वक्त का खेल होता है। क्योंकि एक अल्टीमेट फेल सेफ है कानून में जिसके आगे सब बेबस हो जाते हैं, और वो है आर्टिकल 22 क्लॉज 2 द 24 आवर रूल। द 24 आवर रूल, ये रूल एक्चुअली इतना ताकतवर क्यों माना जाता है? क्योंकि ये रूल पुलिस की ताकत की एक स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट तय कर देता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि पुलिस किसी भी इंसान को अपने लॉकअप में मैक्सिमम 24 घंटे तक ही रोक सकती है। सिर्फ 24 घंटे? बस 24 घंटे के अंदर हर हाल में उन्हें उस व्यक्ति को एक एरिया मैजिस्ट्रेट के सामने फिजिकली पेश करना ही पड़ेगा। अगर 24 घंटे क्रॉस हो गए और मैजिस्ट्रेट के सामने नहीं पेश किया तो वो पूरा का पूरा प्रोसेस इल्लीगल डिटेंशन मान लिया जाता है। वाओ, मतलब 24 घंटे के बाद अथॉरिटी पुलिस के हाथ से पूरी तरह निकल जाती है। एग्जैक्टली। पुलिस का काम इन्वेस्टिगेशन करना है, सजा तय करना उनका काम नहीं है। 24 घंटे का ये टाइमर इसलिए बनाया गया था ताकि किसी को अनिश्चित काल के लिए यानी इनडेफिनेट टाइम के लिए बिना कानूनी प्रोसेस के अंधेरे में ना रखा जा सके। राइट, ताकि उनका मिसयूज ना हो सके। हाँ, 24 घंटे होते ही केस न्यायपालिका यानी जुडिशरी के सामने चला जाता है और वहां से पुलिस की आर्बिट्ररी पावर खत्म। ओके,
तो मान लीजिए 24 घंटे पूरे होने वाले हैं अब कस्टडी से कोर्ट तक का सफर शुरू होता है। अब जो लीगल फाइटिंग रिंग थी वो लॉकअप से हटकर कोर्ट रूम में आ चुकी है। तो कोर्ट रूम के अंदर उस नागरिक के पास क्या ऑप्शंस होते हैं? कोर्ट रूम में सबसे पहला और बड़ा ऑप्शन बेल यानी जमानत का होता है। अगर आपके चार्जेस बेलेबल हैं यानी हल्के फुल्के ऑफेंसेस हैं तो बेल मांगना आपका एक राइट है, उसमें पुलिस आपको मना नहीं कर सकती। और अगर सीरियस केस हो तो? पर अगर केस नॉन बेलेबल है, चार्जेस बहुत सीरियस हैं, तो फिर वकील के थ्रू सेशंस कोर्ट या हाई कोर्ट में जज को कन्विंस करके बेल लेनी पड़ती है। लेकिन एक मिनट, मैं एक और प्रैक्टिकल सवाल पूछना चाहूंगी। ये मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना इतना जरूरी क्यों बनाया गया सिस्टम में? क्यों बनाया गया? ये बहुत डीप कॉन्सेप्ट है। में जाकर मैजिस्ट्रेट के सामने सच बोलना वाकई सुरक्षित होता है? डर तो यही लगेगा ना कि अगर मैंने पुलिस के खिलाफ कुछ बोला तो वापस लॉकअप जाकर मेरा और बुरा हाल होगा। ये चिंता बहुत बेसिक और नेचुरल है, किसी को भी यही लगेगा। पर यहाँ पर ना हमें सेपरेशन ऑफ पावर्स यानी शक्तियों के विभाजन को समझना जरूरी है। हमारा सिस्टम इस तरह डिजाइन किया गया है कि कोई एक डिपार्टमेंट अनलिमिटेड पावर होल्ड ना करे। अच्छा, तो पावर्स डिवाइडेड है। हाँ, मैजिस्ट्रेट जो होते हैं वो पुलिस का हिस्सा नहीं होते, वो जुडिशरी का हिस्सा है। उनका पुलिस की रिपोर्टिंग से कोई लेना देना नहीं है। ओके, मतलब वो बिल्कुल अलग आजाद बॉडी है। हाँ, एकदम इंडिपेंडेंट। करेक्ट। मैजिस्ट्रेट महाडेकनी ही इसलिए हैं ताकि वो पुलिस की शक्तियों पर एक स्ट्रिक्ट चेक लगा सकें। वो एक आम नागरिक और पुलिस की आर्बिट्ररी पावर के बीच की एक कड़ी हैं। ये तो काफी एम्पावरिंग है सुनने में, है ना? जब कोई मैजिस्ट्रेट के सामने खड़ा होता है तो वो ऑफिशियली पुलिस के दायरे से बाहर और कानून की आजाद छत्र छाया में होता है। वहां बिना किसी डर के सच बताना सबसे सेफ चीज है। तो वहां छुप नहीं रहना है? बिल्कुल नहीं। अगर अरेस्ट मेमो नहीं बना था आपका, या लॉकअप में वायलेंस हुआ है, या इलीगल तरीके से आपको रखा गया है, तो वो मैजिस्ट्रेट का कमरा वहीं सब सच सामने लाने की सबसे सही जगह है। आप उन्हें सब बताइए। So the magistrate is essentially the referee, checking if the system played by the rules. पर चलिए एक आखिरी सिनेरियो लेते हैं जहां रूल्स पूरी तरह टूट गए हैं। सबसे वर्स्ट केस सिनारियो। हाँ, 24 घंटे क्रॉस हो गए और कोई मैजिस्ट्रेट की पेशी नहीं हुई। एक इंसान किसी अंधेरे लॉकअप में बंद है और बाहर किसी को नहीं पता वो कहाँ है। इस एक्सट्रीम और डार्क सिचुएशन में क्या सिस्टम में कोई आखिरी रास्ता बचता है? ऐसे एक्सट्रीम केसेस के लिए ही लीगल सिस्टम का सबसे पावरफुल वेपन मौजूद है और उसको कहते हैं हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस? जी, संविधान के आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के अंदर ये पिटिशन कोर्ट में फाइल होती है। ये टर्म न्यूज में तो काफी सुनी जाती है, पर इसका असल काम क्या होता है वहां? हेबियस कॉर्पस एक पुरानी लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है प्रोड्यूस द बॉडी, यानी उस व्यक्ति को सशरीर कोर्ट के सामने पेश करो। जो पुलिस कानून फॉलो नहीं करती तो व्यक्ति का लॉयर या उसके फैमिली मेंबर्स सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में ये पिटिशन फाइल कर सकते हैं। वो इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। अगर कोई अंधेरे लॉकअप में बंद है जिसके पास अपना फोन तक नहीं है कॉल करने के लिए, तो वो बेचारा पिटिशन फाइल कैसे करेगा वहां से? ये तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल लग रहा है। देखिए, लॉकअप के अंदर से कोई खुद फाइल नहीं करता, इसीलिए हमने थोड़ी देर पहले उस फैमिली नोटिफिकेशन वाले रूल और लॉयर की हेल्पलाइन की बात की थी। ओह, अब डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं। हाँ, उस व्यक्ति के बिहाफ पर उसका लॉयर या उसकी फैमिली बाहर से कोर्ट में ये पिटिशन लगाती है। अच्छा, समझ गई। तो अगर सिचुएशन पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए अंदर, तो ये बाहर वालों के लिए एक तरह का इमरजेंसी रेड बटन बन जाता है। यस, ये एग्जैक्ट वही रेड बटन है जिसको दबाते ही सब अलर्ट हो जाते हैं। और जब कोर्ट में ये बटन दबता है तो आगे क्या चेन रिएक्शन शुरू होता है? जैसे ही हाई कोर्ट में हेबियस कॉर्पस पिटीशन लगती है ना, कोर्ट सीधे लोकल पुलिस और अथॉरिटीज पर भारी प्रेशर डालती है। कोर्ट का डायरेक्ट ऑर्डर होता है कि उस इंसान को फिजिकली कोर्ट में लेकर आओ और उसको अरेस्ट करने के लीगल ग्राउंड साबित करो हमारे सामने। और अगर वो साबित ना कर पाए तो? अगर पुलिस कोर्ट को कन्विंस नहीं कर पाती कि उनका अरेस्ट कानूनी रूप से जस्टिफाइड था, तो कोर्ट उसी वक्त, उसी सेकंड उस इंसान की आजादी का आदेश दे देती है। केस वहीं खत्म। वाओ, उसी सेकंड आजादी मिल जाना। ये सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे किसी फिल्म में बड़ी पावर ने आकर अचानक से रेस्क्यू कर लिया हो। क्योंकि इफेक्टिवली ये पिटिशन आजादी का अल्टीमेट प्रोटेक्टर है देश में। स्टेट यानी सरकार किसी भी सिटीजन को इलीगली दबाकर कभी नहीं रख सकती। ये पिटिशन डायरेक्ट निजी आजादी की गारंटी लेती है हमें। सच में, जब इन लीगल कॉन्सेप्ट्स और पीछे चलने वाली मशीनरी को हम डिटेल में समझते हैं तो यूनिफॉर्म से लगने वाला वो जो एक डर है वो काफी कम हो जाता है। लेकिन देखिए, एक कड़वी सच्चाई ये भी है ना कि नॉर्मली चर्चा करते वक्त तो हमें रूल्स याद रहते हैं। हाँ,
यहाँ बैठकर बात करना आसान है। बिल्कुल, पर जब प्रैक्टिकली ग्राउंड जीरो पर सड़क पर ऐसी घटना हो तो घबराहट में लोगों को आर्टिकल नंबर्स थोड़ी याद रहेंगे कि अरे आर्टिकल 22 क्या था। इसीलिए शायद इन रिसोर्सेज में एक इमरजेंसी टूल किट की बात की गई है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। नॉलेज का तब तक कोई फायदा नहीं है जब तक प्रैक्टिकली उसको यूज करने के टूल्स आपके हाथ में ना हो। हमारे सोर्सेज कुछ मुख्य इमरजेंसी नंबर्स को फोन में हमेशा सेव रखने की सलाह देती हैं। वो नंबर्स क्या हैं, एक बार बता दीजिए। सबसे पहले तो 112 यानी 112 जो स्टैंडर्ड इमरजेंसी नंबर है। फिर महिलाओं के लिए 1090 यानी 1090 हेल्पलाइन है। इसके अलावा यूपी ह्यूमन राइट्स कमीशन जैसी बॉडीज का नंबर जैसे 0522 2237 842 होना चाहिए फोन में। और वो फ्री लॉयर वाला नंबर भी। हाँ, और सबसे इम्पोर्टेंट जिसका मैंने पहले जिक्र किया था 15100 15100 जहां से फ्री लीगल एड यानी मुफ्त वकील मिलता है। मैं तो इन नंबर्स को ना अपने फोन में सेव किए गए उन कॉन्टैक्ट्स की तरह देखती हूँ जिनके इस्तेमाल की नौबत कोई नहीं चाहता कि कभी भी उनकी जिंदगी में आए। सही बात है। ये बिल्कुल एक फायर एक्सटिंग्विशर की तरह है। देखिए, घर में आग लगेगी ये सोचकर तो हम उसे नहीं खरीदते, पर बाय चांस आग लगी तो वो कहाँ रखा है ये बेसिक जानकारी सबको होती है। जरूरत पड़ने पर ये नंबर्स डायरेक्टली आजादी और जीवन बचाने का काम कर सकते हैं। एकदम परफेक्ट एनालॉजी दिया आपने यहाँ पर। और इन नंबर्स के साथ साथ पैनिक के टाइम दिमाग में रखने के लिए एक छोटा सा संक्षिप्त नियम भी है। वो क्या है? अगर आप लंबे चौड़े आर्टिकल्स और सेक्शंस भूल भी जाएं तो बस एक सिंपल मंत्र याद रखना है। वकील मांगो, चुप रहो और 24 घंटे का रूल ध्यान रखो। वकील मांगो, चुप रहो, 24 घंटे का रूल। बस अगर किसी ने बिना पैनिक किए ये तीनों स्टेप्स फॉलो कर लिए तो कोई भी आम पुलिस अथॉरिटी उसे लीगली तोड़ नहीं सकती। ये सिंपल सी टूल किट बड़े से बड़े कानूनी चक्रव्यूह से निकलने की चाबी है आपके पास। तो आज की इस पूरी गहन चर्चा से हम एक आखिरी और मजबूत निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि देखिए, कानून किसी निर्दोष को डराने, परेशान करने या हरास करने के लिए नहीं बनाया गया है। बिल्कुल नहीं। कानून बनाया गया है उसकी आज़ादी और सुरक्षा की फुल गारंटी देने के लिए। अगर हमें संविधान की इन प्रक्रियाओं को ठीक से लेवरेज करना आता हो तो पुलिस स्टेशन या लॉकअप का वो डर जो बचपन से हमारे मन में बिठाया गया है वो पूरी तरह खत्म हो सकता है। हम असल में डरते इसलिए हैं क्योंकि हम अपने ही देश के ऊंचे कानून से अनजान हैं। जानकारी ही सबसे बड़ी ढाल है। लेकिन आज के इस एक्सप्लोरेशन को समाप्त करने से पहले इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक नया और थोड़ा प्रोवोकेटिव ख्याल मेरे दिमाग में आ रहा है। अच्छा, क्या ख्याल है? आज हमने इस चर्चा में समझा कि किसी भी निर्दोष नागरिक की आज़ादी और उसके जीवन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के ये अधिकार जैसे आर्टिकल 22, राइट टू रिमेन साइलेंट या फिर हेबियस कॉर्पस कितने ज़रूरी और ताकतवर हैं। बेशक बहुत ज़रूरी है। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर ये चीज़ें आज़ादी के लिए इतनी ही क्रूशियल हैं तो फिर इन्हें किसी फर्स्ट एड के बेसिक ट्रेनिंग की तरह हर स्कूल में बच्चों को अनिवार्य रूप से क्यों नहीं पढ़ाया जाता? ये तो बहुत बड़ा सवाल है ना? सोचिए, जैसे फिजिकल चोट लगने पर डेटॉल और बैंडेज लगाना सिखाया जाता है बचपन से, तो फ्रीडम पर आंच आने पर इस लीगल शील्ड को यूज करना हमारे बेसिक सिलेबस का हिस्सा क्यों नहीं है? कानून का डर सिर्फ तब तक जिंदा है जब तक हमें उस कानून का ठीक से ज्ञान नहीं है। इन्हीं विचारों के साथ आज छोड़ते हैं हम आप सबको इस मुद्दे पर खुद सोचने के लिए। स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे प्रोटेक्टेड। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जब पुलिस गिरफ्तार करती है तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए आप अपने आप का ख्याल रखें।